न्यूज आ रही है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई के तिहाड़ जेल में पहुंचने के बाद उसके गुर्गों ने जेल में बंद दूसरे गैंगस्टरों के साथ गठबंधन बनाने का काम शुरू कर दिया है ताकि तिहाड़ जेल के अंदर से ही वसूली और उगाही का धंधा चलाया जा सके। पुलिस सूत्रों का कहना है कि लॉरेंस के गुर्गों ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के साथ समझौते की पूरी बिसात तक बिछा ली है। हालांकि जग्गू पंजाब की जेल में बंद है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जल्द ही जग्गू भगवानपुरिया को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जा सकता है और इसी वजह से पुलिस सूत्रों का दावा है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टरों के बीच गठबंधन बनाने की तैयारी है ताकि ये बदमाश आपसी दुश्मनी भुलाकर जेल से उगाही का धंधा चला सकें। देर रात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात से दिल्ली लाया गया, जिसे बख्तरबंद गाड़ी से तिहाड़ जेल पहुंचाया गया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई की वापसी के बाद तिहाड़ जेल में बंद उसके साथी गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया से उसकी सुलह कराने की तैयारी में है। फिलहाल जग्गू पंजाब की जेल में बंद है, जिसे जल्द तिहाड़ शिफ्ट किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि जग्गू पहले लॉरेंस का दोस्त हुआ करता था, लेकिन बाद में उस पर मूसेवाला की हत्या में शामिल शूटरों की सूचना पुलिस को देने के आरोप लगे, जिसने दोनों को दुश्मन बना दिया। अब पुलिस सूत्रों का दावा है कि जग्गू को लॉरेंस के नजदीक लाने की कोशिश की जा रही है ताकि जेल से ही अवैध वसूली का धंधा चलाया जा सके। इस बीच पुलिस सूत्रों का दावा है कि लॉरेंस के गुजरात की साबरमती जेल से तिहाड़ पहुंचने के बाद उसके गुर्गों ने जेल में जमकर जश्न मनाया, जिससे तिहाड़ जेल प्रशासन के लिए मुसीबतें बढ़ गईं। क्योंकि पुलिस सूत्रों का कहना है कि लॉरेंस के तिहाड़ पहुंचने के बाद उसके गैंग के गुर्गों का जोश हाई है, जबकि जेल में बंद विरोधी गैंग के गुर्गे बुरी तरह घबराए हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जिस मंडोली जेल में बंद है, वहां उसके सबसे वफादार और गैंग की रीढ़ माने जाने वाले गुर्गे दिनेश कराला, काला राणा और नरेश शेट्टी भी बंद है, जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के जेल पहुंचने के बाद वहां पर जमकर जश्न मनाया। इसी बात से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि तिहाड़ जेल प्रशासन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हालांकि लॉरेंस और उसके गैंग पर सीसीटीवी के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है। उधर ईरान की मीडिया ने दावा किया कि उसकी सेना ने बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। खुफिया जानकारी मिलने के बाद ईरानी सेना ने उस आतंकवादी संगठन के ठिकाने पर हमला कर दिया, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए और एक को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से कई हथियार, गोला बारूद और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिली। ईरान के मीडिया के मुताबिक ये आतंकी सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में बड़े हमले की साजिश रच रहे थे, जिसके लिए उन्होंने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जमा कर रखा था, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते उससे पहले ही उनकी प्लानिंग की जानकारी ईरान के खुफिया विभाग को लग गई, जिसके बाद ईरान सेना ने आतंकियों के इस ठिकाने पर हमला बोल दिया। इसके अलावा इजरायल की सुरक्षा एजेंसी ने फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास की बम धमाकों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश भी कर दिया और दावा किया कि हमास उत्तरी इजरायल में एक बस में बम धमाके की योजना बना रहा था, लेकिन इससे पहले कि धमाके का प्लान अंजाम तक पहुंचता, हमास का लड़ाका इजरायल के हाथ लग गया। पकड़े गए संदिग्ध की पहचान उत्तरी इजरायल के रहने वाले मोहम्मद नादिर के रूप में बताई गई। इजरायल की सुरक्षा एजेंसी ने दावा किया कि पकड़े गए संदिग्ध को हमास ने अपनी ब्रिगेड में भर्ती किया था, जिसके बाद उसने इजरायल में हमले के लिए जगह तलाशी और इसकी जानकारी हमास तक पहुंचाई। हमास का प्लान उत्तरी इजरायल से मध्य इजरायल को जोड़ने वाली बस लाइन को उड़ाने का था, जिसके लिए उसका लड़ाका विस्फोटक की तलाश में था, लेकिन इससे पहले कि वो धमाके को अंजाम दे पाता, इजरायल की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इधर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलने पर सियासी बहस शुरू हो गई। मध्य प्रदेश सरकार ने जब से उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का ऐलान किया, तब से विपक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बहाने बीजेपी को घेरा। समाजवादी पार्टी ने तो बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दिए जाने पर सीधा सवाल उठाया। दूसरे नेताओं की सुरक्षा को घटाया जा रहा है, तब बाबा बागेश्वर को वाई श्रेणी की सुरक्षा, वो सवाल तो उठते ही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा का हवाला देकर इस फैसले को सही ठहराया। हमारी दायित्व है इतने बड़े संत की सुरक्षा करना। धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। उनकी सभाओं में भी जबरदस्त भीड़ उमड़ती है, जिसकी वजह से उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया गया। उधर पाकिस्तान की सेना के सख्त रुख से इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर खत्म होने का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि पीटीआई नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। कहा जा रहा है कि आर्मी एक्ट के डर से इमरान खान की पार्टी में भगदड़ मच गई और पीटीआई के बड़े चेहरों ने भी इमरान खान से दूरी बनानी शुरू कर दी। इमरान के करीबी फवाद चौधरी ने उनका साथ छोड़ दिया, जबकि पीटीआई के महासचिव असद उमर ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि पीटीआई के नेताओं को आर्मी एक्ट का खौफ सता रहा है, क्योंकि 9 मई को हुई हिंसा के बाद पाकिस्तान की संसद में हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों पर सेना के कानून के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव पास किया गया, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। कहा जा रहा है कि इसी वजह से अब तक कुल 37 नेता पीटीआई छोड़ चुके हैं। हालांकि इमरान खान का आरोप है कि उनके नेताओं को डरा धमकाकर पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस बीच अगले साल अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के दावेदार माने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप को करारा झटका लग गया। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने का ऐलान कर दिया।
जिसका मतलब ये है कि रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद की दावेदारी करने वाले डोनाल्ड ट्रंप का एक और विरोधी बढ़ गया। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का घोर विरोधी माना जाता है। यहाँ तक कि कई बार इन दोनों नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर तगड़ी बहस भी हो चुकी है। यही वजह है कि रॉन डिसेंटिस ने ट्विटर पर इलॉन मस्क से बातचीत करते हुए सीधे राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश कर दी। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव अगले साल होगा, लेकिन वहाँ की दोनों बड़ी पार्टियों को अपना एक एक कैंडिडेट इसी साल तय करना होगा। लेकिन फ्लोरिडा के गवर्नर ने जिस ट्विटर पर दावेदारी का ऐलान किया वहीं उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ट्विटर पर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान किया, ठीक उसी वक्त ट्विटर में कोई तकनीकी खराबी आ गई, जिससे उनके प्रचार अभियान की शुरुआत ही बिगड़ गई। बताया गया कि रॉन डिसेंटिस ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क से एक ऑडियो इंटरव्यू करते हुए अपनी दावेदारी का ऐलान करने वाले थे, जिसकी खबर लगते ही उस लिंक से इतने लोग जुड़ गए कि ट्विटर का सर्वर ठप हो गया। जिसके बाद कुछ लोगों को उनकी बातचीत सुनाई नहीं दी, वहीं कुछ लोग इस इंटरव्यू से जुड़ तक नहीं पाए। हालांकि रॉन डिसेंटिस ने इसे अच्छा संकेत बताते हुए ये दावा किया कि यही समर्थन चुनाव में उनके काम आएगा और वो भारी बहुमत से जीतकर अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। उधर पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया कि बखमुत में उनके 20,000 सैनिक मारे गए। ये वही वैगनर ग्रुप है जिसे पुतिन का सबसे भरोसेमंद ग्रुप माना जाता है, जिसके लड़के बहुत ही खूंखार होते हैं। रूस के मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में वैगनर आर्मी चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने बखमुत पर कब्जे की लड़ाई में अपने सबसे ज्यादा सैनिक मारे जाने का दावा किया। उन्होंने दावा किया कि बखमुत में उनके 20,000 सैनिक मारे गए, जिनमें से आधे से ज्यादा रूस के कैदी थे। ये वो सैनिक थे जिन्हें युद्ध में भेजे जाने से पहले बहुत कम ट्रेनिंग दी गई थी। на начало спецоперации условных 500 танков। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि यूक्रेन की सेना अपने पश्चिमी सहयोगियों से मिले हथियारों की वजह से पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है और माना जा रहा है कि इसी वजह से वैगनर ग्रुप ने बखमुत से हटने का ऐलान कर दिया और अगर वो वहां से हट गए तो बखमुत में रूस की सेना अकेली पड़ जाएगी। पश्चिमी मीडिया ने तो इसे वैगनर ग्रुप की पुतिन से बगावत तक कह दिया, क्योंकि वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके बखमुत छोड़ने की तारीख बता दी। वैगनर चीफ ने वीडियो में जानकारी दी कि वैगनर ग्रुप के सैनिक बखमुत से हटने वाले हैं और वो 1 जून को वहां से हट जाएंगे। साथ ही वो अपने सारे हथियार रूस की सेना को सौंप देंगे। वैगनर ग्रुप के इस ऐलान के बाद रूस की सेना से उनकी तल्खियां खुलकर सामने आ गई, क्योंकि जो बखमुत पुतिन की नाक का सवाल बन चुका था, उस पर जीत का दावा करने के बावजूद वैगनर ग्रुप ने युद्ध का मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया। इससे पहले भी वैगनर चीफ रूस के रक्षा मंत्रालय पर कम हथियार देने का आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने ये तक दावा किया था कि बखमुत में उनके 20,000 सैनिकों की जान जा चुकी है। इधर मणिपुर में एक बार फिर हिंसा की आग भड़क गई। बिष्णुपुर जिले में गुस्साए लोगों ने वहां के एक मंत्री का घर जला दिया और कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई जबकि 2 लोग जख्मी हो गए। 3 मई को मेतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच भड़की हिंसा के बाद वहां कर्फ्यू लगा दिया गया था। उपद्रवियों ने मणिपुर के पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग के मंत्री गोविंद दास कोंथोजम के घर में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। बिष्णुपुर में हिंसा के बाद अलर्ट जारी किया गया और बिष्णुपुर, पश्चिम इम्फाल और पूर्वी इम्फाल जिलों में कर्फ्यू में दी गई ढील वापस ले ली गई। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। लेकिन हिंसक झड़पों की वजह से मणिपुर के कई जिलों में जरूरी सामान की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। इम्फाल में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए तो घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी बढ़ोतरी हो गई, जिसके बाद वहां लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई, क्योंकि 100 रुपए लीटर मिलने वाले पेट्रोल की कीमत 170 रुपए पहुंच गई। जबकि कुछ लोगों का दावा है कि कालाबाजारी की वजह से एक एलपीजी सिलेंडर के लिए लोगों को 1800 रुपए चुकाने पड़ गए। वहीं सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई। महंगाई और हिंसा की दोहरी मार झेल रहे मणिपुर के लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो गया, क्योंकि 3 मई को 2 समुदायों में हुई हिंसा के बाद ज्यादातर हिस्सों में कर्फ्यू लगा है। इम्फाल घाटी में ट्रकों की आवाजाही बंद है, जिससे जरूरी सामान की सप्लाई ठप पड़ गई। इधर पाकिस्तान में चुनाव कराने की मांग पर अड़े इमरान खान के सुर बदलने लगे और उन्होंने बयान दिया कि वो पाकिस्तान का राजनीतिक संकट सुलझाना चाहते हैं, जबकि इससे पहले इमरान पाकिस्तान में जल्द से जल्द चुनाव की मांग पर अड़े हुए थे। लेकिन 24 घंटों के अंदर इमरान खान के तेवर नरम पड़ने लगे। माना जा रहा है कि ऐसा उनकी पार्टी में मची भागम भाग की वजह से हुआ, क्योंकि उनके कई अपनों ने ही उनसे किनारा कर लिया। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने समर्थकों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर उनके राजनीति छोड़ने से देश का भला होगा तो वो राजनीति छोड़ देंगे। कि मेरे बगैर मुल्क बेहतर चलेगा, चले मैं मुल्क की खातिर ये भी छोड़ने के लिए तैयार। यानी अब तक भड़काऊ बयान देने वाले इमरान के पसीने छूट रहे हैं। उन पर आर्मी एक्ट की तलवार तो लटक ही रही है, उनकी पार्टी भी खाली हो रही है। यानी अगर तुरंत चुनाव हुए तो इमरान के पास लड़ने के लिए सेना ही नहीं है। माना जा रहा है कि इमरान ने इसी वजह से जिद छोड़ने के संकेत दिए और चुनाव की मांग छोड़कर राजनीतिक संकट सुलझाने पर जोर देने लगे हैं। लेकिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबियों पर शिकंजा कसना बंद नहीं हुआ। इमरान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बड़े नेताओं को पुलिस ने नजरबंद कर दिया और इसके पीछे कानून व्यवस्था का हवाला दिया। इमरान खान की सरकार में विदेश मंत्री रहे शाह महमूद कुरैशी को नजरबंद कर दिया गया। पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि कार्रवाई की जद में पीटीआई नेता जमशेद चीमा और उनकी पत्नी मुसर्रत चीमा भी आ गए। दोनों को 15 दिन तक नजरबंद रखने का आदेश दिया गया।
यानी पाकिस्तान पुलिस ढूंढ कर पीटीआई के नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। और इसी कार्रवाई से बचने के लिए पीटीआई के कई नेताओं ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया। हालात ये हो गए कि या तो इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता पुलिस हिरासत में पहुंच गए या फिर इमरान से उन्होंने दूरी बना ली। इस बीच इमरान खान की सरकार में मंत्री रहे फैसल बावड़ा ने दावा किया कि इमरान खान पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके असली गुनहगार इमरान नहीं बल्कि खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक पूर्व अधिकारी हैं। फैसल बावड़ा ने आरोप लगाया कि अल कादर ट्रस्ट के नाम पर धांधली की साजिश असल में आईएसआई के पूर्व प्रमुख फैज हमीद ने रची, जो कि इमरान खान के सबसे करीबी अधिकारियों में एक माने जाते हैं। इमरान सरकार में मंत्री रहे फैसल बावड़ा का आरोप है कि अल कादर ट्रस्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले के असली मास्टरमाइंड इमरान या उनकी पत्नी बुशरा नहीं बल्कि खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व चीफ फैज हमीद हैं। और दावा है कि इमरान ने ये सब कुछ फैज हमीद के कहने पर ही किया और इससे सबसे ज्यादा फायदा भी उन्हीं को हुआ। लेकिन इस मामले में सिर्फ इमरान और उनकी पत्नी बुशरा को आरोपी बनाया गया। फैसल बावड़ा ने यह आरोप भी लगाया कि इमरान बाजवा के बाद फैज को ही सेना प्रमुख बनाने वाले थे, लेकिन उनकी सरकार का तख्ता पलट हो गया। और सिर्फ इमरान के करीबी नहीं बल्कि खुद इमरान ने भी पाकिस्तान की सेना पर बड़ा आरोप लगाया। इमरान खान ने दावा किया कि शहबाज सरकार और सेना ने मिलकर पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को खत्म करने की साजिश रची और लगातार पीटीआई के नेताओं पर पार्टी छोड़ने का दबाव बनाया गया। इमरान खान ने यह दावा ऐसे वक्त किया जब उनकी पार्टी में भागम भाग मची हुई है। हाल ही में इमरान सरकार में सूचना मंत्री रहे फवाद चौधरी ने पीटीआई छोड़ दी और उससे पहले पूर्व मानवाधिकार मंत्री शरीन मजारी भी पार्टी से इस्तीफा दे चुकी हैं। वहीं पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री असद उमर ने भी इमरान खान की पार्टी पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया। मतलब इमरान खान को झटके पर झटका लग रहा है और इसके लिए उन्होंने शहबाज सरकार और पाकिस्तान की सेना को जिम्मेदार ठहराया। इधर कर्नाटक के बेंगलुरु में बारिश एक बार फिर हालात बिगाड़ सकती है क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक वहां भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। इससे पहले रविवार को भी वहां तेज बारिश हुई थी, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। वहां जगह जगह इतना पानी भर गया था कि गाड़ियां तक डूब गई थी। रविवार को बेंगलुरु में हुई बारिश में फंसकर एक 22 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत भी हो गई थी और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 5 दिन भी बेंगलुरु पर भारी पड़ सकते हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कर्नाटक के दूसरे हिस्सों के लिए भी अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक राज्य के दूसरे हिस्सों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को अमेरिका का F-16 फाइटर जेट मिलना इस बात का इशारा है कि रूस ये जंग बहुत बुरी तरह हारने वाला है। यूक्रेन कई महीनों से F-16 जेट पाने के लिए अमेरिका के पीछे पड़ा था और पिछले हफ्ते बाइडेन यूक्रेन की मांग पूरी करने को तैयार हो गए, जिसके बाद से जेलेंस्की के तेवर एकदम आक्रामक है। इस बार तो उन्होंने पुतिन को सीधे सीधे कह दिया कि यूक्रेन के हाथ F-16 लगने का मतलब है जंग में रूस की उल्टी गिनती शुरू होना। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, रक्षा विशेषज्ञ भी काफी वक्त से कह रहे हैं कि अगर पश्चिमी देशों को यूक्रेन को जंग जितानी है तो उसकी वायुसेना को जबरदस्त ताकत देनी होगी और ये तभी होगा जब यूक्रेन को F-16 जैसा दमदार जेट मिलेगा। आखिरकार अमेरिका मान गया, जिसके बाद पोलैंड समेत कुछ दूसरे नेटो देशों में यूक्रेन के पायलटों को F-16 को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उधर यूक्रेन के खुफिया विभाग एक अफसर के हवाले से पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन की सेना की हिट लिस्ट में हैं और उन्हें मारने के लिए यूक्रेन की सेना ने प्लान भी तैयार कर लिया है। इसी महीने की शुरुआत में मॉस्को में राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन अटैक भी हुआ था। हालांकि तब यूक्रेन ने इनकार कर दिया था कि उसने इस हमले को अंजाम दिया, लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक बड़े अफसर ने यह कबूल किया कि उनके जासूस पुतिन की हत्या की प्लानिंग में जुटे हैं। इसके लिए यूक्रेन की राजधानी कीव में उन्हें तैनात भी कर दिया गया। यूक्रेन के एक ऑफिसर ने यह दावा किया है कि पुतिन भी इस बात को जानते हैं। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसर ने दावा किया कि रूस में भी काफी लोग उनके समर्थन में हैं और वो चाहते हैं कि एक स्पेशल ऑपरेशन चलाकर पुतिन को खत्म कर दिया जाए। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के खुफिया विभाग के जासूस पुतिन के करीबी वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन को भी मारने की कोशिश में है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन की मदद के बाद जर्मनी की सेना में तोप और टैंकों की कमी हो गई, जिसकी भरपाई के लिए वो अब भारी मात्रा में दूसरे देशों से इन्हें खरीदेगा। रूस के साथ युद्ध लड़ रहे यूक्रेन को जर्मनी ने 18 लेपर्ड 2 टैंक और भारी मात्रा में गोला बारूद दिया था, जिनका इस्तेमाल जेलेंस्की की सेना ने जंग के मैदान में पुतिन की फौज को सबक सिखाने में किया। यूक्रेन को सप्लाई के बाद अब अपनी सेना में तोपों और टैंकों की कमी को पूरा करने के लिए जर्मनी ने प्लान तैयार किया है, जिसके तहत 57 करोड़ 80 लाख डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 5000 करोड़ से 18 लेपर्ड 2 टैंक और 24 करोड़ 30 लाख डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 2000 करोड़ की कीमत से 12 होवित्जर तोप खरीदी जाएंगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 2026 तक इस खरीद को पूरा कर लिया जाएगा। इसी साल मार्च महीने में जर्मनी की संसद ने 28 होवित्जर तोप खरीदने को मंजूरी दी थी। इधर भ्रष्टाचार के एक मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के साथ दूसरी बार हादसा हो गया। वो तिहाड़ जेल के बाथरूम में फिसल कर गिर गए, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत ज्यादा बिगड़ने की वजह से सत्येंद्र जैन को LNJP में शिफ्ट किया गया।
एक हफ्ते में यह दूसरी बार है जब उन्हें अस्पताल लाया गया। इससे पहले 22 मई को बाथरूम में गिरने की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के ही सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया गया था और तभी से वो तिहाड़ जेल में बंद है। इस बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। आरोप है कि पहलवानों ने प्रधानमंत्री मोदी और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए थे और कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक इसकी शिकायत करने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। यही वजह थी कि याचिकाकर्ता को पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जिसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया और दिल्ली पुलिस से इसकी रिपोर्ट मांगी। इस मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अगली सुनवाई 9 जून को होगी। उधर लेबनान के रिजर्व बैंक के गवर्नर रियाद सलामा करीब $30 करोड़ यानी करीब 2,500 करोड़ रुपए के गबन के मामले में फंस गए। दुनिया भर के बड़े अपराधियों पर नजर रखने वाली संस्था इंटरपोल ने उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया, जिसके बाद रियाद सलामा के देश से बाहर जाने पर पाबंदी लग गई, यानी वो अब लेबनान छोड़कर कहीं नहीं जा सकते और उन्हें लेबनान में रहकर ही जांच का सामना करना पड़ेगा। रियाद सलामा के साथ उनके भाई को भी आरोपी बनाया गया और दोनों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। रियाद सलामा पर रिजर्व बैंक के गवर्नर रहते हुए करीब 2,500 करोड़ के गबन करने और उस पैसे को विदेश में छिपाने का आरोप है। 30 साल से लेबनान के रिजर्व बैंक के गवर्नर रियाद सलामा पर फ्रांस और जर्मनी में भी मामले दर्ज हैं। इसी साल जुलाई में उनका कार्यकाल खत्म होगा। इस बीच लंदन में 18वीं सदी में दक्षिण भारत पर शासन करने वाले टीपू सुल्तान की तलवार की नीलामी की गई, जिसमें तलवार तय की गई रकम से 7 गुना ज्यादा कीमत में बिकी, जबकि 2016 में विजय माल्या ने इस तलवार को अशुभ बताते हुए इसे वापस कर दिया था और उनका दावा था कि इसे खरीदने के बाद से ही उनका खराब समय शुरू हो गया था। और अब लंदन में टीपू सुल्तान की इस तलवार की नीलामी की गई। नीलामी में तलवार की कीमत $1,74,00,000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 140 करोड़ रखी गई थी, जो कीमत से करीब 7 गुना ज्यादा यानी भारतीय रुपयों में करीब 980 करोड़ में बिकी। 1 मीटर लंबी इस तलवार की खासियत यह है कि इस पर सोने की लिखावट है। इससे पहले 2004 में विजय माल्या ने इस तलवार को खरीदा था, जिसके लिए उन्होंने करीब 1,05,00,000 रुपए खर्च किए थे। दावा किया जाता है कि टीपू सुल्तान की इस तलवार को 1799 में ब्रिटिश सैनिक लूट कर ले गए थे। उधर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की एक 7 मंजिला इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया और आग की ऊंची ऊंची लपटों को देखकर चीख पुकार मच गई, जिसके बाद वहां दमकल विभाग की टीम पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते उसने आसपास की इमारतों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने आसपास की इमारतों को तुरंत खाली कराया, क्योंकि आग लगने के बाद इमारत के टुकड़े सड़क पर गिर रहे थे, जिसकी वजह से आवाजाही को पूरी तरह बंद करना पड़ा। आग लगने का जो वीडियो सामने आया उसमें आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी, जो बेहद डराने वाली थी। इधर पाकिस्तान की आर्थिक हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से उसकी जीडीपी विकास दर 0 के करीब पहुंच गई। पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है। रईसी कसर वहां के मौजूदा राजनीतिक संकट ने पूरी कर दी, जिसके बाद पाकिस्तान की जीडीपी विकास दर 0 के करीब पहुंच गई। वहां के मीडिया ने दावा किया कि इस साल पाकिस्तान की विकास दर 0.29% हो सकती है, जिसके लिए उसने शहबाज शरीफ सरकार की गलत आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। दावा किया गया कि गलत आर्थिक नीति के कारण वो अपने लक्ष्य से चूक गई, जिससे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर लोगों का रोजगार चला गया। यही नहीं, 59 साल में महंगाई दर 36% तक पहुंच गई, क्योंकि दुनिया के देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF की शर्तें मानकर शहबाज सरकार ने जरूरी सामान की कीमतें बढ़ा दी, जिससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन शहबाज सरकार ना तो IMF से कर्ज ला पाई और ना ही अर्थव्यवस्था को बचा पाई, जिससे इस कारोबारी साल में पाकिस्तान की जीडीपी विकास दर 0.29% रहने की उम्मीद है। यानी पाकिस्तान की आर्थिक नैया पूरी तरह से डूबने वाली है, जिसका असर भी दिखने लगा। पाकिस्तान के उद्योगपतियों के संगठन PBC यानी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने दावा किया कि बड़े कारोबारी पाकिस्तान से हाथ खींचने लगे, जिसकी वजह से कंगाल पाकिस्तान को निवेश मिलना काफी मुश्किल हो गया, जबकि उसे इस वक्त पैसे की सख्त जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है। इस बीच PBC ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान में आर्थिक संकट और गहरा सकता है, क्योंकि बदहाल पाकिस्तान में कोई भी कारोबारी निवेश नहीं करना चाहता। PBC ने इमरान खान की गिरफ्तारी से फैली अशांति और IMF से मिलने वाले कर्ज में देरी को इसकी बड़ी वजह बताया। पाकिस्तानी बिजनेस काउंसिल के मुताबिक पाकिस्तानी रुपया इस वक्त दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान सरकार को किसी नए निवेश की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। साथ ही PBC ने शहबाज सरकार के बड़े उद्योगों पर 10% सुपर टैक्स लगाने के फैसले का भी विरोध किया। उधर ईरान के अपने एक परमाणु प्लांट के पास लंबी चौड़ी सुरंगें बनाने की पोल खुलने के बाद उसके तेवर नरम पड़ गए। उसके परमाणु प्रोग्राम के चीफ ने कहा कि ईरान UN की एटॉमिक एजेंसी IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करेगा, जबकि इससे पहले तक ईरान IAEA को आंखें दिखाने में लगा था।
मगर अब उसके न्यूक्लियर चीफ ने कहा कि जब भी ईरान कोई नई गतिविधि शुरू करेगा तो वो इसकी जानकारी IAEA को जरूर देगा। ईरान के ये सुर तब बदले जब 3 दिन पहले एसोसिएटेड प्रेस ने अपनी रिपोर्ट छापी कि ईरान अपनी राजधानी तेहरान से करीब 250 किलोमीटर दूर नतांज न्यूक्लियर साइट के पास सुरंगें बना रहा है। ईरान का नतांज न्यूक्लियर प्लांट बीते 2 दशकों से पूरी दुनिया का सिरदर्द बना हुआ है। ऊपर से ईरान वहां कोई छोटी मोटी सुरंगें नहीं बल्कि 260 से 328 फीट गहरी सुरंगें बना रहा है। ये इतनी ज्यादा गहराई है कि कहा जा रहा है कि अमेरिका के बम भी ईरान की सुरंगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। उधर रूस को अपनी ताकत दिखाने के लिए अमेरिका ने अपने पास मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर पुतिन के पड़ोस में मूव कर दिया। अब अमेरिका का यह जहाज नॉर्वे की सेना के साथ युद्धाभ्यास करेगा। और जंग लड़ने की प्रैक्टिस किसके खिलाफ होगी ये तो पूरी दुनिया जानती है, अमेरिका और नेटो का दुश्मन रूस। बताया गया कि एक दिन पहले अमेरिका का USS जेरल्ड R. फोर्ड जहाज नॉर्वे पहुंचा और नॉर्वे रूस का पड़ोसी तो है ही, वो नेटो का सदस्य भी है। ऊपर से नॉर्वे के मीडिया में खबरें चल रही हैं कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर आर्कटिक सर्कल के उत्तर में भी जाएगा। इसी बात पर रूस तमतमा गया। नॉर्वे में रूस के दूतावास ने साफ कह दिया कि जब आर्कटिक में कोई जंग ही नहीं है और न ही नॉर्वे को रूस से कोई खतरा है तो फिर वहां अमेरिका के जंगी जहाज के पहुंचने का क्या मतलब है। इस बीच यूक्रेन को हथियार देकर जल्द रूस को हराने का दावा करने वाले देशों को नेटो ने बहुत बड़ी चेतावनी दी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि पश्चिमी देश रूस को बिल्कुल भी हल्के में न लें, नहीं तो यूक्रेन और उसके साथियों को मुंह की खानी पड़ेगी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल यान स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि यह सच है कि यूक्रेन में रूस ने बहुत नुकसान उठाया है। उसके सैन्य उपकरणों की क्वालिटी बेकार है, उसकी सेना की ट्रेनिंग भी खराब है और हौसला भी टूटा पड़ा है। लेकिन इन सब दिक्कतों के बावजूद यह भी सच है कि रूस अपनी इन सभी खामियों को संख्या बल से भरने में लगा है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि यूरोप और अमेरिका को लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। इधर उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को अब मुफ्त में बिजली नहीं मिलेगी और उनके घरों पर भी आम उपभोक्ताओं की तरह ही मीटर लगाए जाएंगे, जिससे संबंधित एक आदेश विद्युत नियामक आयोग ने जारी किया, जिसमें विभाग के कर्मचारियों के घरों पर मीटर लगाए जाने का आदेश दिया गया। इस आदेश के तहत आयोग ने विभाग के कर्मचारियों को टैरिफ शेड्यूल से बाहर कर दिया, जिसके बाद अब उन्हें फ्री बिजली की सुविधा नहीं मिलेगी। अभी तक विभाग के कर्मचारियों को बिजली की कीमतों में भारी छूट मिलती थी, लेकिन अब टैरिफ से बाहर हो जाने के बाद उन्हें भी आम उपभोक्ताओं की तरह ही बिजली का बिल चुकाना पड़ेगा। इस बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए, जिसकी वजह से बेतार नदी में 2 लड़कियां बह गईं, जिनमें एक लड़की को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया, जबकि दूसरी लड़की की तलाश की जा रही है। बताया गया कि दोनों लड़कियां बेतार नदी को पार करते वक्त बह गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन टीम जो थी और लोकल लोगों ने की मदद से उसको बचा लिया गया। पुंछ में तेज बारिश की वजह से नदी नालों का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसकी चपेट में दोनों लड़कियां आ गईं, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने पानी की तेज लहरों के बीच उनमें एक को बचा लिया। उधर अमेरिका के द्वीप गुआम से टकराने के बाद मवार तूफान की रफ्तार धीमी पड़ गई। हालांकि मवार तूफान ने गुआम द्वीप पर तबाही मचा दी, क्योंकि सैकड़ों पेड़ उखड़ गए और टिन से बने घरों की छत उड़ गई। मवार तूफान की वजह से वहां करीब 230 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली। मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में एक पार्किंग की टिन से बनी छत कागज की तरह उड़ती दिखी। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि गुआम से टकराने के बाद मवार तूफान उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ गया। हालांकि इसकी रफ्तार धीमी पड़ चुकी है, लेकिन तूफान की वजह से गुआम के उत्तरी हिस्से में 1 फीट से ज्यादा बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया। गुआम द्वीप पर मवार तूफान से कितना नुकसान हुआ इसका आकलन किया जा रहा है। इस बीच उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच हुई एक डील से बुरी तरह भड़क गए। तीनों देशों के बीच यह समझौता जापान में हुई G7 की बैठक के दौरान हुआ, जिसके मुताबिक दक्षिण कोरिया किम जोंग उन की तरफ से दागी गई हर मिसाइल का डेटा अमेरिका और जापान के साथ साझा करेगा। मतलब अब किम जोंग उन के खिलाफ बाइडेन ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया जिसमें उनका साथ जापान और दक्षिण कोरिया भी देंगे। ये तीनों देश मिलकर किम जोंग उनकी हर हरकत पर पैनी नजर रखेंगे और फौरन आपस में जानकारियां एक दूसरे तक पहुंचाएंगे। जिसकी खबर लगते ही किम जोंग उन का पारा चढ़ गया। उत्तर कोरिया ने आरोप लगाया कि अमेरिका ये सब उसे कुचलने के लिए कर रहा है, लेकिन वो अमेरिका को इसमें कामयाब नहीं होने देगा। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के हैकरों पर अमेरिका ने स्ट्राइक कर दी, क्योंकि ये हैकर अमेरिका के लोगों के खातों में सेंधमारी कर रहे थे, जिसकी वजह से अमेरिका को $100 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 80,000 करोड़ का नुकसान हुआ। बताया गया कि यह हैकिंग इतने गुपचुप तरीके से की गई कि इसके बारे में अमेरिका को भनक तक नहीं लगी, क्योंकि दावा है कि उत्तर कोरिया के हैकर साइबर हमले के लिए खास तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी मदद से वो कहीं पर भी आसानी से सेंध लगा सकते थे। ऐसे में अमेरिका की जांच एजेंसियों ने सबसे पहले इन हैकरों के बारे में पता लगाया और फिर इन्हें बैन कर दिया। हाल ही में अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन से भी यूक्रेन युद्ध से जुड़ी अहम जानकारियां हैक कर ली गई थी। इस बीच उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के परमाणु हथियार के जवाब में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपनी ताकत दिखाई। दोस्ती के 70 साल पूरे होने पर दोनों देशों की सेनाओं ने उत्तर कोरिया की सीमा के पास अभ्यास किया।
और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस सैन्य अभ्यास के जरिए किम जोंग उन को घेरने की तैयारी शुरू कर दी गई। पिछले 70 साल में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच अब तक का ये सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। इससे पहले दोनों देशों की सेनाओं ने इतनी बड़ी मिलिट्री ड्रिल 2017 में की थी। 6 साल बाद एक बार फिर अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने किम को अपनी ताकत दिखाई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस मिलिट्री ड्रिल में अमेरिका के घातक और खतरनाक फाइटर जेट, लड़ाकू हेलीकॉप्टर और ताकतवर टैंकों ने हिस्सा लिया। जानकारी के मुताबिक अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच ये मिलिट्री ड्रिल 25 मई से 15 जून तक चलेगी। जिसके बाद चीन भी अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटा। चीन ने दक्षिण चीन सागर में 80 घंटे तक लंबी चौड़ी मिलिट्री ड्रिल की, जिसकी अगुवाई चीन के 10,000 टन के जंगी जहाज ने की और अमेरिका को सीधी चेतावनी दी कि वो आग से खेलने की गलती न करे, क्योंकि अगर अमेरिका चीन की तरफ आंख भी उठाकर देखेगा तो चीन उसे खून के आंसू रुला देगा। चीन दक्षिण चीन सागर को अपना बताता है और इसलिए वो वहां टापू बनाकर उन पर अपने हथियार भी तैनात कर चुका है। मगर अमेरिका चीन के दावे को नहीं मानता, इसलिए उसकी सेना दक्षिण चीन सागर में गश्त लगाती रहती है और कई बार वहां दोनों देश आमने सामने आ जाते हैं। और अमेरिका से इसी तनातनी की वजह से चीन ने अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली एक कंपनी से बैन हटाने से मना कर दिया। अमेरिका की मांग थी कि चीन जल्द से जल्द उसके देश की कंपनी से बैन हटा दे, लेकिन चीन ने अमेरिका की मांग ठुकराते हुए सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी पर बैन जारी रखने का फैसला लिया। चीन का आरोप है कि इन चिप के जरिए अमेरिका उसकी जासूसी कर रहा था, साथ ही वो चीन से जुड़ी खुफिया जानकारियां ताइवान और जापान तक भी पहुंचा रहा था। दावा है कि इसी से निपटने के लिए चीन ने 1 साल पहले से ही अमेरिकी चिप के इस्तेमाल को काफी हद तक घटा दिया था और फिर अचानक उसने सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली अमेरिकी कंपनी पर ही बैन लगा दिया और अमेरिका के कई बार कहने के बावजूद उसने अपने इस फैसले को बदलने से साफ इनकार कर दिया। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में पुलिस विभाग से एक बड़ी गलती हो गई। कल्याणपुर इलाके में 100 साल की एक बुजुर्ग महिला पर जबरन वसूली की एफआईआर दर्ज कर दी गई, जिसकी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस ने अपनी गलती मानकर एफआईआर से बुजुर्ग महिला का नाम हटाया। जो 100 साल की महिला है उनको तुरंत मुकदमे से जांच में पहले ही पर्चे में निकाल दिया गया है। असल में कल्याणपुर इलाके में 2 पक्षों के बीच जमीन के विवाद को लेकर झगड़ा चल रहा था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की 100 साल की बुजुर्ग महिला के खिलाफ जबरन 10 लाख रुपए वसूलने की एफआईआर दर्ज करा दी। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि भारत बहुत जल्द अपना सबसे तेज सुपर कंप्यूटर खरीदने वाला है, जिसकी कीमत करीब 900 करोड़ रुपए होगी और उम्मीद है कि वो अगले साल मार्च तक काम पर भी लग जाएगा। किरेन रिजिजू ने जानकारी दी कि नए सुपर कंप्यूटर से मौसम का और सटीक अनुमान लग पाएगा, क्योंकि वो मौजूदा सुपर कंप्यूटर मिहिर से क्षमता में करीब 3 गुना ज्यादा होगा। उधर मिस्र की सुएज नहर में एक बार फिर पानी के एक जहाज के फंसने से कुछ देर के लिए वहां ट्रैफिक थम गया। हालांकि इस बार फंसे हांगकांग के जहाज को करीब 2 घंटे बाद पानी में फिर तैरा दिया गया, क्योंकि उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, नहीं तो उसकी हालत वैसी हो सकती थी जैसी 2 साल पहले हुई थी। मार्च 2021 में सुएज नहर से निकल रहा एक जहाज 6 दिन तक वहां फंसा रहा था। बताया गया कि इस बार अटका जहाज सऊदी अरब से ही चला था। सुएज नहर पानी का संकरा रास्ता है, जहां से गुजरते वक्त कई बार पानी के जहाज फंस जाते हैं। मगर इस दिक्कत के बावजूद सुएज नहर व्यापार का एक बेहद अहम रास्ता है, क्योंकि सुएज नहर यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का सबसे छोटा रूट है। अगर सुएज नहर न हो तो एशिया से यूरोप जाने के लिए जहाजों को अफ्रीकी महाद्वीप के लंबे चौड़े पश्चिमी तट का चक्कर लगाना पड़ेगा। इस बीच इजराइल की एक मिलिट्री कोर्ट ने फिलिस्तीन के एक आदमी से मारपीट करने के आरोप में इजराइल के 3 सैनिकों को दोषी पाया और उन्हें जेल की सजा सुना दी। लेकिन कहा जा रहा है कि जेल की सजा सुनाकर इजराइल की मिलिट्री कोर्ट ने बस अपना चेहरा छिपाने की ही कोशिश की, क्योंकि इजराइल के जिन सैनिकों ने फिलिस्तीन के आदमी को पीट कर उसकी जान खतरे में डाल दी, उन्हें महज 40 से 60 दिन के लिए जेल में रहने की सजा सुनाई गई। मानवाधिकार संगठन आरोप लगाते रहे हैं कि इजराइल के सुरक्षा बल के साथ झड़पों में सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे जाते हैं, लेकिन इजराइल उनमें इक्का दुक्का मामलों की ही जांच करता है। वहीं इजराइल के खैफा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां चल रहे एक फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान जीतने वाली टीम के प्रशंसकों ने इजराइल के राष्ट्रपति को मैदान पर घेर लिया। इजराइल के राष्ट्रपति वहां विजेता टीम को ट्रॉफी देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन तभी सैकड़ों दर्शक मैदान में कूद पड़े। देखते ही देखते ये भीड़ इतनी बढ़ गई कि मंच के चारों तरफ लोग ही लोग नजर आए और ये सब इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हेर्ज़ोग से हाथ मिलाने के लिए मंच की तरफ बढ़ते दिखे। जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उनके इर्द गिर्द घेरा बनाया और किसी तरह मैदान से सुरक्षित बाहर लेकर आए। अचानक भीड़ के मैदान पर टूटने से वहाँ हालात बिगड़ गए, जिसका असर ये हुआ कि राष्ट्रपति फुटबॉल लीग जीतने वाली टीम बेतार यरूशलेम के खिलाड़ियों को ट्रॉफी तक नहीं सौंप पाए और उन्हें वहाँ से निकलना पड़ा। इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा से आपसी विवाद में गोलियां चलने का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें 2 पक्ष के लोग एक दूसरे पर जानलेवा हमला करते दिखे, जिसके बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका गूंज उठा। वीडियो में 2 लड़के नजर आए, एक के हाथ में बंदूक और दूसरे के हाथ में लाठी दिखी। उनके पीछे पीछे एक महिला भी भागती नजर आई, जो बाद में दोनों को वापस ले जाती दिखी।
लेकिन इस बीच दूसरे पक्ष के लोग भी लाठी से हमला करने लगे। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई, लेकिन उससे पहले मारपीट करने वाले लोग फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्ष पुरानी रंजिश की वजह से आपस में भिड़े। उधर उत्तर प्रदेश के बरेली में 4 साल की एक बच्ची की कार के अंदर दम घुटने की वजह से मौत हो गई। ये घटना तब हुई जब वो खेलते वक्त वहां खड़ी एक कार में जाकर छिप गई, लेकिन भीषण गर्मी की वजह से वो कार में बेहोश हो गई। बाद में आनन फानन में घरवाले उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। 4 साल की बच्ची की कार में दम घुटने की वजह से हुई मौत से वहां हड़कंप मच गया। परिवार वालों पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। दम घुटने से उसकी उसी में मौत हो गई। घर वालों का कहना है कि उनकी बच्ची दूसरे बच्चों के साथ लुका छुपी का खेल खेल रही थी, तभी वो एक कार में जाकर छिप गई। थोड़ी देर बाद गाड़ी लॉक हो गई, जिसकी वजह से उसका दम घुट गया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के साथ युद्ध लड़ रहे यूक्रेन को अब चीन हथियारों की सप्लाई करेगा, जबकि पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी दोस्ती का बखान करते नहीं थकते। मतलब ये कि जंग के दौरान यूक्रेन को हथियारों की मदद करके चीन अपने दोस्त रूस की पीठ में खंजर घोंप रहा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन ने डॉलर कमाने के इस डबल गेम में पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, क्योंकि युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने पोलैंड के रास्ते यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की, जिसके लिए पाकिस्तानी सरकार ने पोलैंड में एक डिफेंस ट्रेडिंग कंपनी बनाई। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस डिफेंस कंपनी ने चीन के साथ रक्षा सप्लाई को लेकर पार्टनरशिप की, यानी हथियार चीन के होंगे और उनकी सप्लाई यूक्रेन को पाकिस्तान करेगा और दोनों मिलकर मुनाफा कमाएंगे। वहीं चीन पर पश्चिमी देश पहले ही रूस को हथियार सप्लाई करने का आरोप लगा चुके हैं। उधर यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने एक बार फिर उसकी राजधानी कीव को दहलाने की कोशिश की। जेलेंस्की के मुताबिक रूस ने कीव पर करीब 3 घंटे तक बमबारी की, जिसके लिए उसने ईरान से मिले आत्मघाती ड्रोन की पूरी टोली भेजी। लेकिन जेलेंस्की का दावा है कि उनकी फौज ने रूस के इस हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक उसने एक रात में रूस के 1 या 2 नहीं बल्कि 36 ड्रोन ढेर कर दिए। यूक्रेन के मुताबिक ये कीव पर हुआ अब तक का सबसे घातक ड्रोन अटैक था, जो करीब 3 घंटे तक चला। लेकिन आखिर में इसमें यूक्रेन को ही कामयाबी हासिल हुई। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस ने इसके लिए ईरान के शाहिद 136 और शाहिद 131 ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन यूक्रेन की मिसाइलों ने 36 में एक ड्रोन को भी अपने टारगेट तक नहीं पहुंचने दिया। इधर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और तिहाड़ जेल प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई। इसी महीने की 2 तारीख को तिहाड़ में टिल्लू ताजपुरिया की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिस पर नाराजगी जताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को आड़े हाथ लिया। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद उसके घर वालों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की। इसी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर कैसे किसी की हत्या की जा सकती है। आरोपियों के पास से जिस तरह के हथियार मिले हैं, उन्हें देखते हुए कोर्ट ने भविष्य में जेल के अंदर बड़ी वारदात की भी आशंका जताई। हालांकि जेल प्रशासन ने स्टेटस रिपोर्ट में यह बात कही कि जेल के बाहर के जो लोग भी हत्याकांड में शामिल हैं, उनकी पहचान की जा रही है ताकि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। उधर पंजाब के अमृतसर में एक दिन पहले हुई जरनैल सिंह की हत्या की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के जरिए बम्बीहा गैंग ने ली। फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए यह ऐलान किया गया कि बम्बीहा गैंग के इशारे पर जरनैल सिंह की हत्या की गई और यह भी बताया कि जरनैल सिंह का ताल्लुक बम्बीहा गैंग के विरोधी गिरोह से था। एक दिन पहले अमृतसर में गैंगस्टर जरनैल सिंह की 4 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसमें चारों बदमाश जरनैल सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिखाई दिए थे। जरनैल की इस हत्या के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था और अब वारदात के एक दिन बाद बम्बीहा गैंग के सरगना गैंगस्टर दविंदर बम्बीहा ने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। उसने पोस्ट में यह लिखा कि जरनैल सिंह की हत्या गोपी महल गैंग से जुड़े गुर्गों ने की, जो बम्बीहा गैंग से ही जुड़ा है। इधर उत्तराखंड के रुड़की में सरकारी जमीन पर बनी अवैध दुकानों को ढहा दिया गया। पुलिस के मुताबिक करीब 20 से ज्यादा दुकानों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान कुछ दुकानदारों की नगर निगम की टीम से बहस भी हुई, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक न सुनी और वहां सरकारी जमीन पर बनी अवैध दुकानों को बुलडोजर से गिरा दिया। इस कार्रवाई का जो वीडियो सामने आया, उसमें सबसे पहले बुलडोजर से सड़क किनारे बनी अवैध दुकान की दीवारों को तोड़ा गया। इस दौरान वहां दुकानदारों की नगर निगम के कर्मचारियों से तीखी बहस भी हुई, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई चलती रही। 2 दिन पूर्व हमने सभी दुकानदारों से इसको खाली करा के कब्जा लिया था। इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे ताकि हालात बिगड़ने पर उन पर काबू किया जा सके। उधर जापान के रक्षा मंत्रालय ने रूस के जासूसी विमानों को खदेड़ने का दावा किया। जापान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस के जासूसी विमान जापान की सीमा के करीब पहुंच गए थे, जिन्हें उसके ताकतवर फाइटर जेट ने खदेड़ दिया। जापान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूस के 2 जासूसी विमान प्रशांत महासागर और जापान सागर के ऊपर उड़ते दिखाई दिए। जैसे ही इस घटना की जानकारी जापान के रक्षा मंत्रालय को लगी, उसने अपने फाइटर जेट भेजकर उन दोनों विमानों को खदेड़ दिया। इस बीच खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि भारतीय सुरक्षा संस्थानों में काम करने वाले अधिकारियों से जानकारी निकलवाने के लिए पाकिस्तान ने हनी ट्रैप का जाल बिछाया है। इसका पता तब चला जब पिछले दिनों महाराष्ट्र और राजस्थान से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
जिनसे पूछताछ के बाद पाकिस्तान की इस हनी ट्रैप साजिश का पर्दाफाश हो गया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक भारत के सुरक्षा संस्थानों में काम करने वाले अधिकारियों से जानकारी निकलवाने के लिए पाकिस्तान उन्हें हनी ट्रैप में फंसाता है। इसके लिए सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर अधिकारियों से दोस्ती की जाती है, जिसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कई कॉल सेंटर खोल रखे हैं, जहां हनी ट्रैप की साजिश को अंजाम देने के लिए बड़ी संख्या में लड़कियों की भर्ती की गई है। इन लड़कियों को हिंदी और अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उन पर किसी को कोई शक न हो। इधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और उनके भतीजे को चेतावनी दे दी। भगवंत मान के मुताबिक चन्नी के भतीजे ने सरकारी नौकरी के लिए एक क्रिकेटर से 2 करोड़ रुपए मांगे थे और इस क्रिकेटर ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक ट्वीट कर पूर्व सीएम चन्नी और उनके भतीजे को गुनाह कबूल लेने को कहा, जिसके लिए उन्होंने पूर्व सीएम चन्नी को 31 मई तक का समय दिया। आरोप है कि पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे ने खेल कोटे से सरकारी नौकरी दिलाने के लिए एक क्रिकेटर से 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी ने इन आरोपों को गलत बताया। इस बीच अपना पहला IPL खेल रहे मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज आकाश मधवाल ने एक शानदार रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने IPL के प्लेऑफ मुकाबलों में अब तक की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हुए एलिमिनेटर मैच में 5 रन देकर 5 विकेट झटक लिए। 29 साल के तेज गेंदबाज आकाश मधवाल का यह पहला IPL सीजन है जिसके एलिमिनेटर मुकाबले में उन्होंने कुल 3.5 ओवर यानी 21 गेंदें डाली, जिनमें सिर्फ 5 रन देकर उन्होंने 5 विकेट हासिल किए, जो IPL के प्लेऑफ मुकाबलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले 2010 में चेन्नई सुपर किंग्स के डग बॉलिंजर ने 4 ओवर में 14 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए थे, लेकिन मुंबई इंडियंस के आकाश मधवाल ने उनका ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। इधर हैदराबाद में दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। वहां पैसों के विवाद में चंद्रमोहन नाम के आदमी ने अपनी लिव इन पार्टनर की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी और फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके कई टुकड़े कर दिए। पुलिस के मुताबिक आरोपी चंद्रमोहन ने अपनी लिव इन पार्टनर अनुराधा से करीब 7 लाख रुपए लिए थे, जिन्हें वो वापस नहीं कर रहा था, जबकि अनुराधा उस पर पैसों के लिए दबाव बना रही थी। आरोप है कि इसी वजह से चंद्रमोहन ने 12 मई को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। The motive behind this murder is because of financial transaction between this lady and accused. हत्या के बाद आरोपी ने पत्थर काटने की 2 छोटी मशीनें खरीदी, जिससे उसने शव के 6 टुकड़े किए। बाद में 15 मई को आरोपी ने महिला का सिर मूसी नदी के पास एक कचरा डंप करने की जगह पर फेंक दिया, जबकि बाकी हिस्से फ्रीजर में रख दिए। हालांकि पुलिस ने 1 हफ्ते की जांच के बाद आरोपी चंद्रमोहन को गिरफ्तार कर लिया। उधर ईरान के मीडिया के मुताबिक इजरायल की सेना ने उसके जासूसी ड्रोन पर सीरिया की तरफ से किए गए हमले का करारा जवाब दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पिछले महीने ही इजरायल ने सीरिया और चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को ईरान का साथ छोड़ देने की धमकी दी थी, लेकिन सीरिया पर धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। इजरायल का आरोप है कि ईरान उस पर हमले के लिए सीरिया में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के आतंकियों को पालता है और इसी वजह से वो सीरिया में घुसकर ईरान के समर्थन वाले आतंकी संगठन के ठिकानों पर वार करता है। लेकिन इजरायल तब आग बबूला हो गया जब उसके एक जासूसी ड्रोन पर सीरिया ने हमला कर दिया। इसके बाद इजरायल की सेना ने सीरिया पर जवाबी हमला करते हुए एक के बाद एक कई रॉकेट दाग दिए। इजरायल का दावा है कि उसके इस हमले में सीरिया की सेना को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि सीरिया की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। इस बीच रूस की सुरक्षा एजेंसियों ने न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर हमले की साजिश को नाकाम करने का दावा किया और 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। पकड़े गए दोनों आरोपी यूक्रेन के नागरिक बताए गए, जिनके ऊपर आरोप है कि वो दोनों रूस के विक्ट्री डे की शाम को न्यूक्लियर पावर स्टेशन की पावर लाइन उड़ाने की साजिश रच रहे थे, लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया। यूक्रेन के दोनों नागरिकों के निशाने पर लेनिनग्राद और कलिनिनग्राद परमाणु ऊर्जा केंद्र थे। रूस की खुफिया एजेंसी FSB फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज के मुताबिक दोनों परमाणु ऊर्जा स्टेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए 11 जगहों पर विस्फोटक लगाए गए थे, ताकि रूस के पावर रिएक्टर काम करना बंद कर दें, क्योंकि लेनिनग्राद स्टेशन रूस का बड़ा परमाणु ऊर्जा प्लांट है। इधर चुनाव से कुछ महीने पहले राजस्थान में मंदिरों के झंडे के रंग पर सियासी झगड़ा छिड़ गया, क्योंकि राजस्थान की गहलोत सरकार ने राज्य के सभी सरकारी मंदिरों पर पीतांबरी ध्वज फहराने का फैसला किया, जिसकी शुरुआत जयपुर के प्रसिद्ध कल्की मंदिर से हुई। लेकिन गहलोत सरकार का मंदिरों पर पीतांबरी ध्वज फहराने का फैसला बीजेपी के गले नहीं उतरा। पीतांबरी सामान्यतः कभी ध्वज में नहीं लगा। पीतांबरी हमारे यहाँ साधु संतों को वस्त्र धारण कराते थे। बीजेपी ने तर्क दिया कि मंदिरों पर केसरिया झंडा लगता है, न कि पीतांबरी, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी का एतराज गलत लगा। कब से केसरिया के ठेकेदार हो गए? कौन है बीजेपी? राजस्थान में कुछ महीने बाद चुनाव है और इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी मंदिरों के झंडे के रंग पर बहस करने लगे। उधर यूक्रेन जंग बीच रूस से भारी मात्रा में सोना खरीदकर UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात ने रूस पर लगे पश्चिमी देशों के बैन के असर को कम कर दिया। जंग शुरू होने के बाद से ही अमेरिका समेत यूरोप के देशों ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए हुए हैं, लेकिन ऐसे वक्त में रूस को UAE का साथ मिला। खबर के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से UAE ने रूस से सबसे ज्यादा सोने का आयात किया, जो 75.7 टन
यानी करीब 68,673 किलो रहा, जबकि साल 2021 में उसने रूस से सिर्फ 1.3 टन सोना ही आयात किया था। यूएई की तरह ही जंग के दौरान 2 और देशों ने रूस की जमकर मदद की। खबर के मुताबिक यूएई के बाद रूस से सबसे ज्यादा सोना आयात करने वाले देशों में चीन और तुर्की का भी नाम है। यानी इन देशों ने मिलकर अमेरिका समेत यूरोप के देशों के प्रतिबंध के असर को कम कर दिया और जंग के बीच ही रूस का खजाना भी भर दिया। इस बीच रूस के मीडिया ने रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग में आग लगने का दावा किया, लेकिन इस दावे को रूस के रक्षा मंत्रालय ने ही खारिज कर दिया, जिससे आग लगने की घटना पर सस्पेंस बन गया। क्योंकि रूस के मीडिया ने इस घटना का वीडियो भी शेयर किया जिसमें एक इमारत से आग की लपटें उठती दिखी। वहीं एक और वीडियो सामने आया जिसमें रूस के रक्षा मंत्रालय की इमारत के चारों तरफ धुआं उठता दिखा। रिपोर्ट में बताया गया कि इमारत की बालकनी में आग लगी और ये धुआं बिल्डिंग के अंदर से निकल रहा था। इस वीडियो के साथ रूस के मीडिया ने दावा किया कि प्लास्टिक जलने जैसी बदबू भी आ रही थी। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने मीडिया के इस दावे को खारिज कर दिया, जिससे आग लगने की घटना पर सस्पेंस बन गया। इधर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह से पार्टी के ही एक नेता की बहस हो गई। बताया गया कि दोनों के बीच मंच पर बैठने की वजह से विवाद हुआ था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बैठक में शामिल होने आए कांग्रेस नेता मोहम्मद अबरार पर गुस्सा करते दिखे और उन्हें मंच से नीचे उतरने को कह दिया। जिस कांग्रेस नेता पर वो नाराज हुए उसने भी दिग्विजय सिंह से बहस की। ऐसा ठीक है, आपको जाना चाहिए, बैठना तो बैठिए। और फिर कांग्रेस नेता मोहम्मद अबरार कार्यक्रम छोड़कर चले गए। ये पूरे अल्पसंख्यक समुदाय का बेइज्जती है। बताया गया कि बुरहानपुर में कांग्रेस जिला कमेटी की बैठक थी और मंच पर बैठने की वजह से विवाद हुआ था। उधर दावा किया गया कि प्लास्टिक को रिसाइकल करके बनाया जाने वाला सामान प्लास्टिक से भी ज्यादा खतरनाक है। दुनिया भर में प्रदूषण पर नजर रखने वाली अमेरिकी संस्था ग्रीन पीस की रिसर्च में यह दावा किया गया और बताया गया कि प्लास्टिक को रिसाइकल करके फिर से इस्तेमाल करना ज्यादा खतरनाक है। ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसके इस्तेमाल से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। ग्रीन पीस की माने तो चाय के कप से लेकर किचन के सामान तक भारत में रिसाइकल किए हुए प्लास्टिक से ही सामान बनाए जाते हैं। भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन है, इसलिए प्लास्टिक के कबाड़ को रिसाइकिल करने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन ग्रीन पीस का दावा भारत समेत उन सभी देशों की टेंशन बढ़ाने वाला है जहां प्लास्टिक को रिसाइकिल करने पर जोर दिया जा रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के झांसी में डांस फ्लोर पर गाना बजाने पर एक ही समुदाय के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। और जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क पर कई पत्थर और टूटी हुई कांच की बोतलें दिखाई दी, जिन्हें देख ऐसा लगा कि झड़प काफी जबरदस्त हुई होगी। बताया गया कि एक घर में शादी का कार्यक्रम था, उसी दौरान एक गाना बजने पर पड़ोसी भड़क गए और कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। जानकारी मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। जांच के बाद जो भी सही होगा वो कार्रवाई की जाएगी, साथ ही साथ मौके पे शांति व्यवस्था बनेगी। दोनों ओर से हुए पथराव में कई लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिली घातक स्टॉर्म शैडो मिसाइल को जंग में उतारने की तैयारी पूरी कर ली। इसके लिए यूक्रेन ने अपने सुखोई लड़ाकू विमान में बड़े बदलाव किए ताकि वो उस विमान में स्टॉर्म शैडो मिसाइल को फिट कर सके। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उनका सुखोई लड़ाकू विमान अब ब्रिटेन की घातक मिसाइल से लैस हो गया और कुछ तस्वीरें भी साझा की, जिसमें यूक्रेन के रक्षा मंत्री के साथ ब्रिटेन के रक्षा मंत्री नजर आए जो कीव दौरे पर थे। इसके साथ ही उन्होंने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से लैस सुखोई विमान की तस्वीर भी साझा की। यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल देने वाला ब्रिटेन पहला देश है जो लंबी दूरी तक टारगेट को उड़ा सकती है। हालांकि यूक्रेन ने फ्रांस से भी इस मिसाइल की डिमांड की थी जब ज़ेलेंस्की पेरिस दौरे पर थे और उनकी मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से हुई थी, जिसके बाद खबर आई कि ये डील करीब करीब पक्की है। यानी ब्रिटेन के बाद अगर फ्रांस से भी स्टॉर्म शैडो मिसाइल यूक्रेन को मिल गई तो ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की सेना के छक्के छुड़ा सकती है। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 5 साल बाद 2 कट्टर दुश्मन सऊदी अरब और कनाडा में दोस्ती हो गई। 2018 में सऊदी अरब की जेल में बंद कैदी की रिहाई की मांग और पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के मुद्दे पर दोनों देशों में विवाद हो गया था, जिसके बाद कनाडा और सऊदी अरब ने अपने सारे राजनयिक संबंध तोड़ लिए थे और इस वजह से दोनों देशों को व्यापार में $22 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 1,30,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। जिसको देखते हुए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बीच डील हुई और दोनों देशों ने एक बार फिर साथ आने का फैसला कर लिया। इससे पहले सऊदी अरब ने अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान से भी दोस्ती की थी और अब उसने कनाडा से भी अपने रिश्ते सुधार लिए हैं। मतलब अपने देश का व्यापार बढ़ाने के लिए सऊदी अरब कुछ भी करने को तैयार है। इस बीच रूस के मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने अपने परमाणु मिसाइलों की तैनाती के लिए बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। मतलब बेलारूस में रूस के एटम बमों की तैनाती पर मोहर लग गई और अगर इस खबर में जरा भी सच्चाई है तो ये यूक्रेन के साथ नेटो के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि पुतिन के इस कदम से ये साफ हो गया कि वो आर पार की लड़ाई के मूड में है।
रूस के मीडिया का दावा है कि पुतिन का प्लान परमाणु हथियारों को नेटो के दरवाजे तक पहुंचाना है ताकि नेटो की गर्दन हमेशा उनके पंजे में रहे। इसीलिए उन्होंने अपनी परमाणु मिसाइलों को बेलारूस की पश्चिमी सीमा पर तैनात करने का फैसला किया, क्योंकि बेलारूस पश्चिम में नेटो देश पोलैंड के साथ सीमा साझा करता है, जबकि उत्तर में उसकी सीमा लिथुआनिया और लातविया से लगी है। ये दोनों भी नेटो के सदस्य देश हैं। रूस के मीडिया का दावा है कि इसी वजह से पुतिन ने नेटो देशों को सबक सिखाने के लिए बेलारूस में अपने परमाणु हथियारों को तैनात करने पर मोहर लगा दी। इधर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ की एक गाड़ी को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। सीआरपीएफ की गाड़ी में कुछ जवान भी उस वक्त मौजूद थे। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि सड़क पर बेहद कम ट्रैफिक था और सीआरपीएफ की गाड़ी एक किनारे पर खड़ी थी। तभी एक ट्रक सड़क के दूसरी तरफ से आता हुआ दिखा और अचानक मुड़ गया। फिर आगे बढ़ते हुए ट्रक ने सीधा सीआरपीएफ की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद दोनों नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर तगड़ी बहस भी हो चुकी है। यही वजह है कि रॉन डिसेंटिस ने ट्विटर पर इलॉन मस्क से बातचीत करते हुए सीधे राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश कर दी। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव अगले साल होगा, लेकिन वहां की दोनों बड़ी पार्टियों को अपना एक एक कैंडिडेट इसी साल तय करना होगा। लेकिन फ्लोरिडा के गवर्नर ने जिस ट्विटर पर दावेदारी का ऐलान किया, वहीं उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ट्विटर पर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान किया, ठीक उसी वक्त ट्विटर में कोई तकनीकी खराबी आ गई, जिससे उनके प्रचार अभियान की शुरुआत ही बिगड़ गई। बताया गया कि रॉन डिसेंटिस ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क से एक ऑडियो इंटरव्यू करते हुए अपनी दावेदारी का ऐलान करने वाले थे, जिसकी खबर लगते ही उस लिंक से इतने लोग जुड़ गए कि ट्विटर का सर्वर ठप हो गया। जिसके बाद कुछ लोगों को उनकी बातचीत सुनाई नहीं दी, वहीं कुछ लोग इस इंटरव्यू से जुड़ तक नहीं पाए। हालांकि रॉन डिसेंटिस ने इसे अच्छा संकेत बताते हुए ये दावा किया कि यही समर्थन चुनाव में उनके काम आएगा और वो भारी बहुमत से जीतकर अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। उधर पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया कि बखमुत में उनके 20,000 सैनिक मारे गए। ये वही वैगनर ग्रुप है जिसे पुतिन का सबसे भरोसेमंद ग्रुप माना जाता है, जिसके लड़के बहुत ही खूंखार होते हैं। रूस के मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में वैगनर आर्मी चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने बखमुत पर कब्जे की लड़ाई में अपने सबसे ज्यादा सैनिक मारे जाने का दावा किया। उन्होंने दावा किया कि बखमुत में उनके 20,000 सैनिक मारे गए, जिनमें से आधे से ज्यादा रूस के कैदी थे। ये वो सैनिक थे जिन्हें युद्ध में भेजे जाने से पहले बहुत कम ट्रेनिंग दी गई थी। На начало спецоперации условных 500 танков। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि यूक्रेन की सेना अपने पश्चिमी सहयोगियों से मिले हथियारों की वजह से पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से वैगनर ग्रुप ने बखमुत से हटने का ऐलान कर दिया, और अगर वो वहां से हट गए तो बखमुत में रूस की सेना अकेली पड़ जाएगी। पश्चिमी मीडिया ने तो इसे वैगनर ग्रुप की पुतिन से बगावत तक कह दिया, क्योंकि वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके बखमुत छोड़ने की तारीख बता दी। वैगनर चीफ ने वीडियो में जानकारी दी कि वैगनर ग्रुप के सैनिक बखमुत से हटने वाले हैं और वो 1 जून को वहां से हट जाएंगे। साथ ही वो अपने सारे हथियार रूस की सेना को सौंप देंगे। वैगनर ग्रुप के इस ऐलान के बाद रूस की सेना से उनकी तल्खियां खुलकर सामने आ गई, क्योंकि जो बखमुत पुतिन की नाक का सवाल बन चुका था, उस पर जीत का दावा करने के बावजूद वैगनर ग्रुप ने युद्ध का मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया। इससे पहले भी वैगनर चीफ रूस के रक्षा मंत्रालय पर कम हथियार देने का आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने ये तक दावा किया था कि बखमुत में उनके 20,000 सैनिकों की जान जा चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई के तिहाड़ जेल में पहुंचने के बाद उसके गुर्गों ने जेल में बंद दूसरे गैंगस्टरों के साथ गठबंधन बनाने का काम शुरू कर दिया है, ताकि तिहाड़ जेल के अंदर से ही वसूली और उगाही का धंधा चलाया जा सके। पुलिस सूत्रों का कहना है कि लॉरेंस के गुर्गों ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के साथ समझौते की पूरी बिसात तक बिछा ली है। हालांकि जग्गू पंजाब की जेल में बंद है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जल्द ही जग्गू भगवानपुरिया को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। और इसी वजह से पुलिस सूत्रों का दावा है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टरों के बीच गठबंधन बनाने की तैयारी है, ताकि ये बदमाश आपसी दुश्मनी भुलाकर जेल से उगाही का धंधा चला सके। देर रात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात से दिल्ली लाया गया, जिसे बख्तरबंद गाड़ी से तिहाड़ जेल पहुंचाया गया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई की वापसी के बाद तिहाड़ जेल में बंद उसके साथी गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया से उसकी सुलह कराने की तैयारी में है। फिलहाल जग्गू पंजाब की जेल में बंद है, जिसे जल्द तिहाड़ शिफ्ट किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि जग्गू पहले लॉरेंस का दोस्त हुआ करता था, लेकिन बाद में उस पर मूसेवाला की हत्या में शामिल शूटरों की सूचना पुलिस को देने के आरोप लगे, जिसने दोनों को दुश्मन बना दिया। अब पुलिस सूत्रों का दावा है कि जग्गू को लॉरेंस के नजदीक लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जेल से ही अवैध वसूली का धंधा चलाया जा सके। इस बीच पुलिस सूत्रों का दावा है कि लॉरेंस के गुजरात की साबरमती जेल से तिहाड़ पहुंचने के बाद उसके गुर्गों ने जेल में जमकर जश्न मनाया, जिससे तिहाड़ जेल प्रशासन के लिए मुसीबतें बढ़ गई। क्योंकि पुलिस सूत्रों का कहना है कि लॉरेंस के तिहाड़ पहुंचने के बाद उसके गैंग के गुर्गों का जोश हाई है, जबकि जेल में बंद विरोधी गैंग के गुर्गे बुरी तरह घबराए हुए हैं।
सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जिस मंडोली जेल में बंद है, वहां उसके सबसे वफादार और गैंग की रीढ़ माने जाने वाले गुर्गे दिनेश कराला, काला राणा और नरेश शेट्टी भी बंद हैं, जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के जेल पहुंचने के बाद वहां पर जमकर जश्न मनाया। इसी बात से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि तिहाड़ जेल प्रशासन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हालांकि लॉरेंस और उसके गैंग पर सीसीटीवी के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है। उधर ईरान की मीडिया ने दावा किया कि उसकी सेना ने बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। खुफिया जानकारी मिलने के बाद ईरानी सेना ने उस आतंकवादी संगठन के ठिकाने पर हमला कर दिया, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए और एक को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से कई हथियार, गोला बारूद और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिली। ईरान के मीडिया के मुताबिक ये आतंकी सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में बड़े हमले की साजिश रच रहे थे, जिसके लिए उन्होंने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जमा कर रखा था। लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते उससे पहले ही उनकी प्लानिंग की जानकारी ईरान के खुफिया विभाग को लग गई, जिसके बाद ईरान सेना ने आतंकियों के इस ठिकाने पर हमला बोल दिया। इसके अलावा इजरायल की सुरक्षा एजेंसी ने फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास की बम धमाकों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश भी कर दिया और दावा किया कि हमास उत्तरी इजरायल में एक बस में बम धमाके की योजना बना रहा था। लेकिन इससे पहले कि धमाके का प्लान अंजाम तक पहुंचता, हमास का लड़ाका इजरायल के हाथ लग गया। पकड़े गए संदिग्ध की पहचान उत्तरी इजरायल के रहने वाले मोहम्मद नादिर के रूप में बताई गई। इजरायल की सुरक्षा एजेंसी ने दावा किया कि पकड़े गए संदिग्ध को हमास ने अपनी ब्रिगेड में भर्ती किया था, जिसके बाद उसने इजरायल में हमले के लिए जगह तलाशी और इसकी जानकारी हमास तक पहुंचाई। हमास का प्लान उत्तरी इजरायल से मध्य इजरायल को जोड़ने वाली बस लाइन को उड़ाने का था, जिसके लिए उसका लड़ाका विस्फोटक की तलाश में था। लेकिन इससे पहले कि वो धमाके को अंजाम दे पाता, इजरायल की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इधर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलने पर सियासी बहस शुरू हो गई। मध्य प्रदेश सरकार ने जब से उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का ऐलान किया है, तब से विपक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बहाने बीजेपी को घेरा। समाजवादी पार्टी ने तो बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दिए जाने पर सीधा सवाल उठाया। दूसरे नेताओं की सुरक्षा को घटाया जा रहा है, तब बाबा बागेश्वर को वाई श्रेणी की सुरक्षा, वो सवाल तो उठते ही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा का हवाला देकर इस फैसले को सही ठहराया। हमारी दायित्व है इतने बड़े संत की सुरक्षा करना। धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। उनकी सभाओं में भी जबरदस्त भीड़ उमड़ती है, जिसकी वजह से उनकी सुरक्षा बढ़ा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन युद्ध से जुड़ी। वहां काला सागर में रूस के जंगी जहाजों ने यूक्रेन के युद्धपोतों पर बड़ा हमला कर दिया, जिसकी वजह से समंदर में भयंकर जंग छिड़ गई, क्योंकि यह दावा किया जा रहा था कि यूक्रेन की सेना काला सागर के किनारे बसे क्राइमिया पर हमले की फिराक में है, जिसका पता चलते ही पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर धावा बोल दिया, क्योंकि 2014 से ही क्राइमिया पुतिन के पास है और वो किसी भी कीमत पर क्राइमिया को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने वहां परमाणु मिसाइलों का जखीरा जमा कर रखा है। मतलब पुतिन क्राइमिया को बचाने के लिए परमाणु मिसाइल तक दाग सकते हैं। इसी बीच यूक्रेन ने रूस के जंगी जहाज पर हमला बोल दिया, जिसे रूसी सेना ने नाकाम कर दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक स्पीड बोट पर मिसाइलों की बौछार होती दिखी। दावा यह किया गया कि यह यूक्रेन की बिना ड्राइवर वाली स्पीड बोट थी, जिसने काला सागर में तैनात रूस के वॉरशिप इवान हर्ट्ज पर हमला किया था, जिसे जवाबी कार्रवाई में रूस की सेना ने ध्वस्त कर दिया। दावा किया गया कि रूस का ये जंगी जहाज ब्लू स्ट्रीम और टर्क स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की सुरक्षा कर रहा था, जो काला सागर के रास्ते रूस की गैस तुर्की तक पहुंचाती हैं। और ये गैस पाइपलाइनें यूक्रेन के निशाने पर हैं, जिन्हें ध्वस्त कर वो रूस को बड़ा झटका देने की फिराक में है। इधर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ की एक गाड़ी को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। सीआरपीएफ की गाड़ी में कुछ जवान भी उस वक्त मौजूद थे। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि सड़क पर बेहद कम ट्रैफिक था और सीआरपीएफ की गाड़ी एक किनारे पर खड़ी थी। तभी एक ट्रक सड़क के दूसरी तरफ से आता हुआ दिखा और अचानक मुड़ गया। फिर आगे बढ़ते हुए ट्रक ने सीधा सीआरपीएफ की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद सीआरपीएफ की गाड़ी में बैठे 3 जवान बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि हादसे के तुरंत बाद तीनों जवानों को गाड़ी से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर नए संसद भवन के उद्घाटन की तैयारियों की तस्वीरें आई। न्यूज 18 नए संसद भवन के परिसर में पहुंचा। 28 मई को देश के नए संसद भवन का उद्घाटन होगा, जिसके लिए जोर शोर से तैयारी चल रही है। न्यूज 18 ने नए संसद भवन के अंदर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। संसद भवन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इस उद्घाटन की तैयारियां आप देख रहे हैं किस तरह से युद्ध स्तर पर हुई है। पीएम ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था और 28 मई को उसका उद्घाटन होने वाला है। वहीं विपक्षी पार्टियों के विरोध के बीच खबर आई कि 28 तारीख को होने वाले उद्घाटन समारोह में कुल 25 पार्टियों के नेता शामिल होंगे। इनमें एनडीए के 18 दल शामिल हैं, जिन्होंने संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने की बात कही है, और 7 ऐसी पार्टियां भी होंगी जो एनडीए का हिस्सा नहीं है। इन 7 पार्टियों में एलजेपी पासवान, बीजू जनता दल और बहुजन समाज पार्टी शामिल है। टीडीपी और वाईआरएससीपी भी उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी।
तो वहीं अकाली दल और जेडीएस भी नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगी। इससे पहले विपक्ष की 19 पार्टियों ने इस कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान किया था। उधर विदेश दौरे से लौटे प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधा और ऑस्ट्रेलिया की विपक्षी पार्टियों की मिसाल दी। उन्होंने सिडनी में हुए कार्यक्रम का जिक्र करते हुए इशारों में विपक्ष को नसीहत दी। पीएम जब दिल्ली लौटे तो उनका जबरदस्त स्वागत हुआ और एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसे देखकर समर्थकों का अभिवादन करने के लिए प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंच गए और उनसे दिल खोलकर मिले। इससे पहले प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए सिडनी में हुए भारतीय समुदाय के कार्यक्रम का जिक्र किया और बिना नाम लिए भारत की विपक्षी पार्टियों को ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष से सीखने की नसीहत दी, क्योंकि सिडनी के कार्यक्रम में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता मौजूद थे। उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे। पीएम 3 देशों के दौरे से सुबह सुबह लौटे और एयरपोर्ट से बाहर आते ही उन्होंने समर्थकों के साथ अपने इस दौरे का अनुभव साझा किया। इस बीच नई संसद के उद्घाटन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील सीआर जयसुकिन ने दाखिल की, जिसमें मांग की गई कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाया जाए, क्योंकि राष्ट्रपति के पास संसद का सत्र बुलाने या उसे भंग करने की ताकत है। नई संसद के उद्घाटन का मामला इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत में जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों करवाने की मांग की गई। याचिका में यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, लेकिन पहले उन्हें शिलान्यास समारोह से दूर रखा गया और अब वो उद्घाटन समारोह का हिस्सा नहीं है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि इस मामले में सरकार को निर्देश दिया जाए और नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों करवाया जाए। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है नए संसद भवन के उद्घाटन से जुड़ी इस याचिका पर। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में इस जनहित याचिका पर कल ही सुनवाई की जाएगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है और इसकी सुनवाई जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच करेगी। विक्रांत, तो इसमें क्या लग रहा है? देखिए, कल इस मामले की सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि चूंकि जो पार्लियामेंट की अवधारणा की गई है उसमें राष्ट्रपति की भूमिका सबसे बड़ी है और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद की संरचना होती है, तो राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन करवाया जाना चाहिए। कल इस मामले की सुनवाई होगी। हालांकि सरकार के सूत्रों से भी जो हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि इस मसले पर जो भी पक्ष होगा, अगर कोर्ट कहेगा तो कोर्ट के सामने रखा जाएगा और ये पूरा जो कार्यक्रम है वो लोकसभा स्पीकर और बाकी जितने भी संबंधित अधिकारी हैं सबकी रजामंदी के साथ तय किया गया है। शुक्रिया विक्रांत आपका। उधर दुबई जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट से एक पक्षी टकरा गया, जिसके बाद फ्लाइट में बैठे 160 से ज्यादा यात्रियों को तुरंत फ्लाइट से उतार दिया गया और विमान को रनवे से एप्रन में भेज दिया गया। लेकिन इस घटना से एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि मंगलुरु एयरपोर्ट से विमान दुबई जा रहा था, तभी फ्लाइट से एक पक्षी टकरा गया, जिसके बाद विमान को रनवे से एप्रन में भेजा गया और 160 यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से दुबई भेजा गया। हालांकि ये घटना तब हुई जब फ्लाइट रनवे में ही प्रवेश कर गई थी और गनीमत ये रही कि इस हादसे में सभी यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। इस बीच जर्मनी में आर्थिक मंदी की शुरुआत हो गई, जिससे दुनिया की चौथी और यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के डूबने की कगार पर पहुंचने के संकेत मिले, जिसकी वजह से यूरो गिर गया जबकि डॉलर में उछाल दर्ज किया गया। बताया गया कि जर्मनी में मंदी का संकट मंडरा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल की पहली तिमाही में जर्मनी की जीडीपी बढ़ने की बजाय 0.3% कम हो गई, यानी जीडीपी विकास दर माइनस में पहुंच गई। जबकि साल 2022 की आखिरी तिमाही में भी जर्मनी की जीडीपी 0.5% घटी थी। पिछले साल ऊर्जा संकट को जीडीपी गिरने की वजह माना जा रहा था, लेकिन अब कहा जाने लगा है कि रूस के बिना यूरोप की अर्थव्यवस्था का चलना मुश्किल है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने भी जर्मनी की अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पर चिंता जताई। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों से दो टूक बोल दिया कि उनके आर्थिक फैसलों से उन्हीं का नुकसान हो रहा है। पुतिन ने दावा किया कि पश्चिमी देशों की गलत आर्थिक नीतियों ने उनके विकास पर असर डाला, जिसकी वजह से पश्चिमी देशों को भारी नुकसान हुआ। एक बैठक के दौरान पुतिन ने पश्चिमी देशों पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने दावा किया कि पश्चिमी देशों ने गलत आर्थिक नीति अपनाकर अपना ही नुकसान कर डाला। Народы многих стран переживают драматические последствия организованных извне переворотов। पुतिन का इशारा यूक्रेन युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों की तरफ से रूस पर लगाए गए कई तरह के प्रतिबंधों की ओर था। हालांकि पुतिन ने इस बैठक के दौरान ये भरोसा दिया कि आर्थिक मुद्दे पर रूस सभी के साथ सहयोग और समझौते के लिए तैयार है। इस बीच अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि दक्षिण कोरिया अमेरिका के जरिए रूस को रोकने के लिए जंग में यूक्रेन को हथियार भेज रहा है।
और हथियारों की उस खेप में बड़ी संख्या में तोप भी शामिल है। अमेरिका के अखबार ने दावा किया कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई चोरी छिपे काफी लंबे अरसे से की जा रही थी। हालांकि दक्षिण कोरिया कई बार ये कह चुका है कि उनका कानून युद्ध के दौरान हथियार मुहैया कराने के खिलाफ है। और इसी का हवाला देते हुए दक्षिण कोरिया ने पहले यूक्रेन को हथियार देने से इनकार कर दिया था, लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका के दबाव में दक्षिण कोरिया ने अपना फैसला बदल दिया। हालांकि दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अभी तक जंग में यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने का कोई फैसला नहीं लिया गया। इधर दिल्ली सरकार ने पर्यावरण से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। असल में एनजीटी ने दिल्ली के उपराज्यपाल को यमुना नदी पर बनी हाई लेवल कमेटी का चेयरमैन बनाया और एनजीटी के इस आदेश को दिल्ली सरकार ने असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अरविंद केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हाल में आए फैसले को आधार बनाते हुए एनजीटी पर संविधान पीठ की अवहेलना करने का आरोप लगाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार दिया था। हालांकि केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश से उस फैसले को पलट दिया था। दिल्ली सरकार का तर्क है कि एलजी कैबिनेट की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य है, इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट से एनजीटी के आदेश को खारिज करने और दिल्ली सरकार को यमुना नदी पर बनी उच्च स्तरीय कमेटी का चेयरमैन नियुक्त करने का अधिकार देने की अपील की। इधर लगातार दबाव में दिख रहा शेयर बाजार आखिरी घंटे में हुई भारी खरीदारी की वजह से हरे निशान पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा तेजी टेलीकॉम, रियल्टी और एफएमसीजी शेयरों में देखने को मिली, जिसके दम पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 98 अंक चढ़कर 61,872 पर बंद हुआ और निफ्टी 35 अंक चढ़कर 18,321 पर बंद हुआ। हालांकि ज्यादातर विदेशी बाजारों में दर्ज की गई भारी गिरावट की वजह से बाजार में दिन भर लाल निशान में ही कारोबार चलता रहा। उधर उत्तरी अमेरिका के देश मेक्सिको में ज्वालामुखी के फटने के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि ज्वालामुखी से तेजी से राख और धुआं निकलना शुरू हो गया, जो हवा के रुख के साथ और खतरनाक होता जा रहा है। क्योंकि ज्वालामुखी से निकलने वाली राख मेक्सिको की राजधानी के दक्षिणी इलाकों में पहुंच रही है और हवा के रुख के साथ इसका रूप और खतरनाक हो रहा है। सामने आए एक वीडियो में पहाड़ की चोटी से धुएं का गुबार निकलता दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई बवंडर आ गया हो। थोड़ी देर में धुएं का गुबार आसपास के इलाके में फैल गया, जिससे लोग डरने लगे। ये ज्वालामुखी मेक्सिको के पुएब्ला में फटा, इसलिए प्रशासन ने वहां अलर्ट जारी कर दिया और लोगों से ज्वालामुखी फटने वाली जगह पर 12 किलोमीटर के दायरे में न जाने की अपील की है। इधर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक गहना कारोबारी के बेटे को लुटेरों ने गोली मार दी। घटना उस वक्त हुई जब कई लोग दुकान में मौजूद थे। तभी 2 लुटेरे दुकान में घुस आए और पिस्तौल दिखाकर गहना कारोबारी को धमकाने लगे। हालांकि वहां मौजूद गहना कारोबारी के बेटे ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की, जिससे एक लुटेरा भड़क गया और उस पर फायर कर दिया। गोली लगने से गहना कारोबारी के बेटे की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई और जानकारी के मुताबिक इस घटना में 3 लोगों को गोली लगी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर लिया और लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। इधर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 25 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हो गए। विराट कोहली ये कारनामा करने वाले एशिया के पहले खिलाड़ी बन गए, जबकि वो दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। अब विराट कोहली के आगे सिर्फ पुर्तगाल के खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंस्टाग्राम पर 58 करोड़ 50 लाख, जबकि मेसी के 46 करोड़ 20 लाख फॉलोअर हैं। इधर कर्नाटक कांग्रेस ने विवादास्पद बयान देने वाले बीजेपी विधायक के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। उन पर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने का आरोप लगा, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर विवादास्पद टिप्पणी करने वाले बीजेपी विधायक सीएन अश्वत्थ नारायण के खिलाफ कांग्रेस ने केस दर्ज करा दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी विधायक ने सिद्धरमैया की तुलना मैसूर के 18वीं सदी के शासक टीपू सुल्तान से की थी और लोगों से कहा था कि उन्हें उसी तरह खत्म कर दो, जिसके बाद से कर्नाटक कांग्रेस के नेता बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस बीच कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पहले की बीजेपी सरकार के हिजाब बैन समेत कई फैसलों को पलट सकती है। इसे लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने बयान दिया, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पूर्व की बीजेपी सरकार के फैसलों को पलट सकती है। एनी बिल दैट इज काउंटर प्रोडक्टिव विल बी रिव्यूड एंड रिमूव्ड। असल में 2022 में हिजाब विवाद के बाद कर्नाटक में तब की बीजेपी सरकार ने सभी छात्रों को यूनिफॉर्म का पालन करने को कहा था और एक विशेषज्ञ समिति ने इस मुद्दे पर निर्णय लेने तक हिजाब और भगवा स्कार्फ दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। कांग्रेस ने तब भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया था और अब सत्ता में आने के बाद वो इस फैसले को पलट सकती है। वहीं कर्नाटक के बागलकोट में एक कॉलेज ने लड़कियों को फिल्म द केरला स्टोरी देखने का फरमान जारी कर दिया और प्रशासन के दखल के बाद उसे रात में ही वापस ले लिया, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने माफी भी मांगी। इससे पहले कॉलेज में छात्राओं को फिल्म द केरला स्टोरी दिखाने के लिए एक स्थानीय थिएटर के फ्री टिकट दिए गए थे और दोपहर की क्लास भी रद्द कर दी गई थी, जिसके लिए कॉलेज प्रबंधन ने बकायदा कॉलेज में नोटिस लगाया था।
लेकिन प्रशासन के दखल के बाद इस नोटिस को वापस ले लिया गया। कॉलेज की लड़कियों को द केरला स्टोरी दिखाने का फरमान जारी होने के बाद एक सामाजिक संगठन ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी और छात्राओं को फ्री में टिकट देकर फिल्म देखने के लिए भेजने का विरोध किया था। इधर उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने एक मॉल में चल रहे कई स्पा सेंटरों पर छापा मारा और अलग अलग स्पा सेंटरों से 99 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद पुलिस ने जानकारी दी कि उसे स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार की जानकारी मिली थी। इसी सूचना पर पुलिस टीम गाजियाबाद के मॉल पहुंची और वहां मौजूद 8 स्पा सेंटरों की तलाशी ली और अलग अलग स्पा सेंटरों से 99 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें 60 महिलाएं और 39 पुरुष शामिल। पुलिस ने दावा किया कि उसे मौके से कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ। आपत्तिजनक वस्तुओं के साथ वहां पे कई सारे लोगों की बरामदगी हुई। छापेमारी के बाद पुलिस इस मामले में एक्शन लेने की तैयारी में है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन की नेटो में शामिल होने की राह में अमेरिका ही सबसे बड़ा रोड़ा बन गया। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में अमेरिका और नेटो देशों की बैठक में फैसला लिया गया कि जब तक रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म नहीं होगा तब तक यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि ये नियमों के खिलाफ होगा। मतलब जिस अमेरिका के दम पर जेलेंस्की ने पुतिन से दुश्मनी मोल ली है, वही उनकी पीठ में छुरा घोंपने में लगा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में जो बैठक हुई वो अमेरिका के कहने पर हुई थी और इस बैठक में जो फैसला लिया गया उसमें भी अमेरिका ही शामिल था। मतलब अमेरिका सीधे सीधे रूस से दुश्मनी लेना नहीं चाहता और अमेरिका इस जंग को यूक्रेन तक ही सीमित रखना चाहता है। इधर राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सुलह के आसार बनने से पहले मामला और उलझ गया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर बड़ा हमला बोल दिया और उनके लिए दिमागी दिवालियापन जैसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया। ऐसी मांग की जाती है कि पेपर आउट हो गए इसलिए इनको मुआवजा मिलना चाहिए। बताइए आप इसको क्या कहेंगे? बुद्धि का दिवालियापन नहीं कहेंगे इसको? 15 मई को जयपुर में हुई रैली में सचिन पायलट ने 3 मांगे उठाई थी। इनमें एक मांग उन छात्रों को मुआवजा देने की थी जो पेपर लीक की वजह से परीक्षाएं नहीं दे पाए थे। पायलट की इसी मांग को गहलोत ने बेतुका बताया। पहले दावा किया जा रहा था कि 26 मई को दोनों नेताओं के बीच सुलह हो सकती है, लेकिन उससे ठीक पहले गहलोत का ये बयान झगड़े को और बढ़ा सकता है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की कल होने वाली मुलाकात पर। खबर है कि दोनों के बीच दिल्ली में होने वाली सुलह की बैठक टल गई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में दोनों नेताओं के बीच सुबह एक बैठक होने वाली थी, लेकिन उसे एक दिन पहले ही टाल दिया गया। हालांकि ये बैठक क्यों टाली गई इसका कोई कारण अब तक सामने नहीं आया, लेकिन इसकी वजह गहलोत का पायलट पर दिया बयान हो सकता है। मतलब जैसी आशंका लगाई जा रही थी वैसा ही हुआ और सुलह होने से पहले ही दोनों बड़े नेताओं के बीच झगड़ा और बढ़ गया। भवानी, तो अब क्या होगा? भवानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए किशोर, राजस्थान का मसला और फंस गया है क्योंकि पिछले 3 दिन से कोशिशें चल रही थी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में मेल मिलाप की और एक पावर शेयरिंग फॉर्मूला खोजा जा रहा था और उस पर कुछ सहमति थी। और कल तक ये स्थिति थी कि अशोक गहलोत भी नरम पड़े थे, सचिन पायलट भी नरम पड़े थे, दोनों के बयान इस तरीके से आए थे। और आज जब सारी तैयारी हो गई थी कल की बैठक की, तो अचानक अशोक गहलोत का एक शाम को स्टेटमेंट आता है, सचिन पायलट पर अटैक करते हैं और उसके 1 घंटे बाद में बैठक को टाल दिया जाता है। ये जो सूत्रों का कहना है कि अभी अशोक गहलोत तैयार नहीं है। जो बात हाईकमान कह रहा है, समझौते का जो फॉर्मूला लेकर आए हैं, जाहिर तौर पर अगले कुछ दिन और लग सकते हैं इस पूरे मसले को कि हल होगा नहीं होगा ये भी देखना होगा। जी शुक्रिया भवानी आपका। उधर दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि उसने अपना तीसरा रॉकेट अंतरिक्ष में भेज दिया। कुछ रोज पहले उत्तर कोरिया ने जासूसी के लिए अपने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा था, जिसके बाद अंतरिक्ष में उत्तर कोरिया को टक्कर देने के लिए दक्षिण कोरिया ने भी कमर कस ली और उसने अपने रॉकेट नूरी को अंतरिक्ष में भेज दिया। हालांकि दक्षिण कोरिया लंबे वक्त से अपने रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने की कोशिश में लगा था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से उसे कई बार इस ऑपरेशन को रोकना पड़ा। लेकिन अब दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि उसे इस मिशन में सफलता मिल गई, जिसके बाद अब वो अंतरिक्ष में उत्तर कोरिया को चुनौती देने के लिए तैयार है। क्योंकि ऐसा दावा है कि उत्तर कोरिया अपनी सैटेलाइट के जरिए दक्षिण कोरिया की जासूसी में जुटा है। इस बीच रूस की सीमा के पास नेटो के फाइटर जेट गरजते दिखाई दिए, जिसमें अमेरिका का F-16 लड़ाकू विमान भी था, जो नेटो के सदस्य देश लिथुआनिया की एयर स्पेस में दिखा। और इसका वीडियो भी सामने आया जिसमें सबसे आगे अमेरिका का फाइटर जेट F-16 था, जो नेटो के बाल्टिक एयर पुलिसिंग मिशन में शामिल था। इसमें रोमानिया और पुर्तगाल के लड़ाकू विमानों ने भी हिस्सा लिया। लेकिन इन लड़ाकू विमानों में सबसे आगे अमेरिका का F-16 था, जो अपनी ताकत दिखा रहा था, जिसे नेटो के मिशन में तब शामिल किया गया जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी ट्रेनिंग की मंजूरी दी थी। यानी रूस के दरवाजे पर नेटो सेनाओं के शक्ति प्रदर्शन के बाद अमेरिका और रूस में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। उधर पाकिस्तान में इमरान खान के एक और करीबी नेता पर शिकंजा कस गया है। इमरान के करीबी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस पहुंची है। परवेज इलाही को इमरान खान का बेहद खास बताया जाता है।
उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और इसी आरोप में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची है। लेकिन माना जा रहा है कि ये इमरान खान की पार्टी को खत्म करने के लिए शहबाज सरकार की तरफ से उठाया गया बड़ा कदम है, क्योंकि 9 मई को हुई हिंसा के बाद इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेताओं के लगातार सेना और पुलिस के निशाने पर हैं और इसी वजह से पीटीआई के 37 नेताओं ने अब तक पार्टी छोड़ दी है। इस बीच चीन के मीडिया ने दावा किया कि चीन ने सुपर पावर अमेरिका को जोरदार झटका दे दिया। वहां के मीडिया ने जानकारी दी कि खाड़ी देश सऊदी अरब और मिस्र अब चीन से खतरनाक हथियार खरीदेंगे, जिससे बाइडेन को तगड़ा झटका लगने वाला है। चीन के मीडिया ने दावा किया कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग सऊदी अरब और मिस्र को कई ताकतवर हथियार बेचेंगे, जिनमें कई फाइटर जेट, मिसाइलें और ड्रोन शामिल हैं। असल में अब तक खाड़ी देश अमेरिका के हथियारों के सबसे बड़े खरीदार रहे हैं, लेकिन अब इन देशों पर चीन की नजर है, जिससे अमेरिका को तगड़ा झटका लग सकता है। माना जा रहा है कि सऊदी अरब अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए चीन से हथियारों की डील करेगा, तो वहीं रोटी के लिए तरस रहा कंगाल मिस्र भी चीन से फाइटर जेट खरीदेगा। उधर ईरान ने ऐलान कर दिया कि उसने अपनी सबसे घातक मिसाइल बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। ईरान ने अपनी नई बैलिस्टिक मिसाइल की एक तस्वीर जारी करते हुए यह दावा किया कि यह दुनिया की सबसे घातक और सबसे ताकतवर मिसाइल होगी, जो दुनिया के किसी भी देश को मिटाने की क्षमता रखती है। ईरान ने अपनी इस महाशक्तिशाली मिसाइल का नाम खैबर रखा है, जो 2000 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। बताया गया कि 1500 किलो वजनी इस मिसाइल से ईरान पलक झपकते ही किसी भी इलाके को शमशान में बदल सकता है। और ईरान के इस ऐलान ने अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अमेरिका और बाकी देशों ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगा रखी थी, लेकिन उसने उनकी चेतावनी को दरकिनार करते हुए अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। इस बीच रूस के मीडिया ने दावा किया कि उसके कब्जे वाले क्राइमिया में रूस की सेना ने 6 घातक ड्रोन मार गिराए। क्राइमिया में हुए ड्रोन हमले के लिए एक बार फिर रूसी सेना ने ज़ेलेंस्की की फौज को जिम्मेदार ठहरा दिया और यह दावा किया कि यूक्रेन ने एक साथ क्राइमिया के कई इलाकों में ड्रोन से हमला बोला, लेकिन रूस ने सभी ड्रोनों को ढेर कर दिया। हालांकि रूस ने यूक्रेन की तरफ से किए गए इस ड्रोन हमले का कोई वीडियो जारी नहीं किया, लेकिन उसने आरोप लगाया कि यूक्रेन क्राइमिया को निशाना बनाने की पूरी कोशिश में जुटा है और वो पुतिन से क्राइमिया को किसी भी तरीके से छीनना चाहता है। वहाँ 2014 से ही रूसी सेना का राज है। यही नहीं, पुतिन कई बार ये चेतावनी दे चुके हैं कि वो क्राइमिया को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी समेत उनकी पार्टी पीटीआई के 80 नेताओं को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया। मतलब ये कि ये सभी लोग देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। 9 मई को पाकिस्तान में इमरान की गिरफ्तारी के बाद से शहबाज सरकार और वहां की सेना लगातार इमरान पर शिकंजा कस रही है और ये एक्शन भी उसी के तहत लिया गया। इमरान खान का आरोप है कि शहबाज सरकार और पाकिस्तान की सेना जानबूझकर उनके समर्थकों और पार्टी नेताओं के खिलाफ दबाव बना रही। तुझ में तुझसे अलग जो है पलता, काश तुझको भी कुछ कभी खलता। 100 बात की एक बात कही अश्क ने, मैं बताता कि रात का क्या हो, मेरे कहने से दिन अगर ढलता। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।